नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मॉडल सेट जो झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग 40 प्रश्न बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? ऑप्शन है वाटरलू, न्यू ओरलिन्स, वेरडून, हॉर्सफू, बेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वाटरलू। दूसरा प्रश्न है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में विभक्त था। तीसरा प्रश्न है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो पादरी वर्ग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? 1791 में बना। दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस काल को आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूसी संसद का क्या नाम था? तो दोस्तों रूसी संसद का नाम था ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा था। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना। ठीक है, ये सही है। जमीन किसानों को देना, ये भी ठीक है। और कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण। और चौथा ऑप्शन है, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। दोस्तों पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर क होगा। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी 1905। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक आम्योत्तर रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन दोस्तों उड़ीसा से होकर गुजरती नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो 3 ओर से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, और जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो तो वो द्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो युवा निक्षेप और नया निक्षेप जो होता है बाढ़ वाले मैदान में, उसे खादर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम तटीय पट्टी जो गोवा के दक्षिण में, उसे कन्नड़ बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस द्वीप का निर्माण परवाल भित्ति से हुआ है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक है,
अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है? ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी जो है अमेजन नदी का है। ठीक है, भारत में गंगा नदी होगा, लेकिन विश्व में क्या है, अमेजन नदी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी दो नदी है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, और इसमें ऑप्शन क्या है, नर्मदा नदी है, इसलिए इसका सही आंसर नर्मदा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो वहाँ की जनसंख्या जो है 75% जनसंख्या पालमपुर की जो है कृषि पर आश्रित है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जून से अक्टूबर की अवधि। ठीक है, जून में बोया जाता है और अक्टूबर के समय में लगभग काट ली जाती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्य उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो दोस्तों, कार्यशील पूंजी का उदाहरण नगद पैसा तथा कच्चा माल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना और खाद्य एवं बीज की बिक्री करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा खाद्य एवं बिक्री करना। ठीक है, ये है गैर कृषि क्रिया, बाकी बात तीनों है कृषि क्रिया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद है कथन 2, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका मतलब है आंसर होगा हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, इसलिए ग वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? ठीक है, तो जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ख। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो इसके लिए सेतु कार्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर कार्यक्रम दोनों चलाए गए हैं, इसलिए सही आंसर होगा क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? तो जब ऑप्शन है, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, ये नहीं होगा। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है? तो लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन। ठीक है, तो यहाँ होगा कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, कुछ विशेष लोगों का शासन।
नहीं, यहाँ होगा क्या, आंसर होगा लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अगला ऑप्शन है एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक ही राजनीतिक दल का शासन। ये ऑप्शन जो है गलत है, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो सही दिया हुआ है। ऑप्शन अगला है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र का शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। दोस्तों ग वाला ऑप्शन जो है असत्य है, गलत है। ठीक है, बाकी बात सब सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये ठीक है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ठीक है, ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। और लास्ट ऑप्शन है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ये गलत है, ये असत्य है और ये ठीक है, इसलिए सही आंसर इसका होगा घ। ठीक है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1999 में ऐसा हुआ था। ठीक है, 1999 ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका 1994 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति में से इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो रंग भेद जो प्रचलित थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 सदस्य उसमें थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। ठीक है, सब रहता है लेकिन शासन प्रमुख का उसमें नाम नहीं रहता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो अपना पूरा काम कब कर लिया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सही आंसर ग। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको बाद में भी मिलती रहेगी। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।